अब इसका जो हमारा सेकंड पार्ट है इस पीटी 2024 के इंडियन इकोनॉमी का, ये शुरू करते हैं। और हमने 7th क्वेश्चन कर लिया था, ये मैंने यहीं पे छोड़ा था कि आसानी होगी समझने आप लोगों को। 7 क्वेश्चन हो गए थे। अब 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। टोटल मैंने कहा था कि 19 क्वेश्चन है। एक फिर जितना देर हो सकता है उतना करेंगे, फिर एक ब्रेक दे करके फिर हम लोग, ताकि ओवर की कई टॉपिक्स हैं ना, तो रिलेटेड हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको दिमाग से ऊपर चीज़ें निकल जाए और फिर समझ नहीं आए तो फ़ायदा नहीं, इस क्लास का कोई वर्थ नहीं होगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक एक करके सबको करते हैं आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा भी टिपिकल क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू द रूल्स और रूल इम्पोज्ड बाय द आरबीआई वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कहते हैं, विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय, मतलब ट्रीट करते समय आरबीआई जो नियम और नियमों को अधिरोपित करता है उसके संदर्भ में बात किया गया है। अब इसमें 2 आपके स्टेटमेंट गिवन है और फिर उसका कोड गिवन है। पहला क्या है, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडियरीज। होली ओन्ड सब्सिडियरी, यहाँ समझना होगा होली ओन्ड सब्सिडियरीज ये क्या होती है। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए? पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों। हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं होली ओन्ड सब्सिडियरीज बैंक्स। ये पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक जो कंपनियां होती हैं या यानी होली ओन्ड सब्सिडियरीज होती हैं, ये क्या होते हैं इसको पहले समझते हैं, फिर अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। क्या होता है कि जब एक कंपनी जो है उसे कहते हैं पेरेंट कंपनी, माने बड़ी कंपनी, वो किसी कंपनी को क्या कर लेती है, अक्वायर कर लेती है। जैसे आपने सुना होगा इंस्टाग्राम को एफबी ने, फेसबुक ने अक्वायर कर लिया, यानी इंस्टाग्राम क्या हो गई, होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी हो गई, जिसको पूरी की तरह फेसबुक ने अक्वायर कर लिया। जैसे एक कंपनी है जो नॉनवेज खाते होंगे, जानते होंगे, यहाँ कई सारे आउटलेट होंगे, KFC, केंटुकी फ्राइड चिकन, वो किसके अंदर काम करता है, वो एक कंपनी अलग थी लेकिन उसको पेप्सिको ने एक्वायर कर लिया। यानी 100% शेयर जो है KFC में पेप्सिको का हो गया, पूरा पेप्सिको मालिक हो गया। लेकिन ब्रांड KFC का है, ब्रांड इंस्टाग्राम का है, लेकिन कंपनी कितना, 100% ओन्ड बाय द पेरेंट कंपनी। यानी फेसबुक जो है पेरेंट कंपनी हो गया जिसने इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया, ठीक है ना। KFC एक पेरेंट का, ये WS हो गया, होली ओन्ड सब्सिडियरी हो गया, और जो पेप्सिको है, पेप्सी की कंपनी जो है वो उसकी पेरेंट कंपनी हो गई। ऐसे ही बैंक भी होते हैं, कई सारे बैंक फॉरेन के बैंक हैं जो बैंकों का अपना अस्तित्व होता है लेकिन कोई और बड़ा बैंक उनको एक्वायर कर लेता है। तो क्या पूछता है क्वेश्चन कि देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडियरी इन इंडिया। यानी जो ऐसे बैंक होते हैं जिनका पेरेंट कंपनी कोई और होता है और वो होली ओन्ड होते हैं, क्या वो बैंकों के लिए कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है? तो इसका आंसर रॉन्ग है। ये रिक्वायरमेंट है 300 करोड़ और 500 करोड़, ये चेंज हो गया, यानी रिक्वायरमेंट है, ये तय रखिए कि रिक्वायरमेंट है। पहले 300 करोड़ था और 500 करोड़ हो गया। यानी जो होली ओन्ड सब्सिडियरी बैंक है, पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंक है, कौन से बैंक, विदेशी बैंक, उनके लिए आरबीआई कहता है कि उनके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट जो पहले 300 करोड़ था अब 500 करोड़ हो गया। यानी बिना उसके कोई कंपनी जो है, कोई बैंक जो इंडिया में ऑपरेट नहीं हो सकता, इतना कैपिटल चाहिए। यानी पहला जो है ऑप्शन स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडियरी इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन नेशनल्स, है ना। क्या जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो 50% उसमें इंडियन होने चाहिए? तो यस, ये सही है। यानी जो भी, अगर मान लो कि 10 बोर्ड मेंबर बाहर के हैं, टोटल बोर्ड मेंबर है उस बैंक में, कोई फॉरेन की बैंक जो होली ओन्ड सब्सिडियरी है, पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंक है, अगर उसका 10 मेंबर हैं, उसके डायरेक्टर्स हैं, उसमें 5 डायरेक्टर जो है कम से कम इंडियन होने चाहिए, तभी जाके वो बैंक इंडिया में काम करेगा और आरबीआई उसको परमिशन देगी। यानी होली ओन्ड सब्सिडियरी बैंक्स क्या होते हैं, होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनीज क्या होती हैं, वो समझ गए कि ये कंपनी होती है, उसका 100% शेयर कोई और बड़ी कंपनी एक्वायर कर लेती है। उस केस में बैंक अगर है तो उसका कैपिटल कम से कम है
बताया मैंने। और अगर मान लो उसके मेंबर्स की बात की जाए, बोर्ड मेंबर्स की बात की जाए, तो 50% बोर्ड मेंबर जो हैं उन्हें होने चाहिए, अदरवाइज जो बैंक जो है इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, आरबीआई उसको अलाउ नहीं करेगा। यानी कि इसका आंसर जो हो गया 2 ओनली हो गया। फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, यानी बी केवल 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 50% बाहर के हो सकते हैं, 50% इंडिया के होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 9, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। क्या क्वेश्चन है ये? विथ रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR रूल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। हिंदी में क्या है? भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CSR होता क्या है, पहले CSR समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं इस क्वेश्चंस पे, ताकि आसानी होगी आपको। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? CSR रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर्स दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और सिंप्लाई विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द CSR एक्टिविटीज। मतलब हिंदी में CSR नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है, स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्या करें? CSR अलग से कंपनी अपनी एम्प्लॉय को क्या देती है, कंपनी अपने लोगों को कितना लाभ देती है, कर्मचारियों वगैरह को, उससे CSR का कोई मतलब नहीं है। CSR जो भी आप प्रॉफिट कमाते हैं, अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो जो भी आप प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज जो है आपको अपने गवर्नमेंट को देना है, जो कि 2% है। यानी कि आपने एम्प्लॉय को क्या दिया, कितना बोनस दिया, कितना बेनिफिट दिया, कंपनी में कितनी फैसिलिटी है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप और क्राइटेरिया जो बताया मैंने, क्राइटेरिया और फुलफिल करते हैं तो आपको अपने टोटल एवरेज प्रॉफिट का, 3 साल के प्रॉफिट का आपको क्या देना है? 2% देना ही देना है। यानी पहला स्टेटमेंट ट्रू है, एम्प्लॉय के बेनिफिट से कंपनी के CSR का कोई मतलब नहीं है। देखो कैसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। सेकंड क्या रहा है? CSR रूल डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज। ये कहता है कि क्या ये मिनिमम स्पेंडिंग नहीं कहता है? तो कहता है, क्योंकि 2% कहा गया कि आपको 2% देना है, जो भी आपके प्रॉफिट हैं उसका 2% आपको देना है। किसका? 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसका 2% देना है। यानी कि स्टेटमेंट सेकंड जो है वो रॉन्ग है। CSR क्या रूल मेंशन नहीं करता, CSR नियम CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करता है, तो करता है ना। यानी कि सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है, यानी ए जो आंसर है वो ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें आपने CSR भी जाना और आपने कई सारी चीज़ें इसमें जानी, जो कि निश्चित तौर पर आगे भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपके फायदेमंद। इसी से मैंने थोड़ा लेट से शुरू किया था, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चले साथ साथ इस PYQ क्वेश्चन को करते हुए। अब आते हैं 10th क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से कर लेते हैं और कई कंसेप्चुअल चीज़ें भी इसमें है। क्वेश्चन देख के डरेंगे ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्टेटमेंट 1 दिया गया, इफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA were to default on its debt, holders of US Treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payment। क्या कह रहा है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका USA अपने ऋण पर चूक करता है, डिफॉल्टर होता है, मतलब जो लोग उसके ऋण दिए हैं उसको पे नहीं कर पाता है, तो US ट्रेजरी बॉन्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। थोड़ा टिपिकल था, इसलिए मैंने हिंदी में भी इसको पढ़ दिया ताकि आसानी हो। यानी मान लो कि आप US ट्रेजरी से, US गवर्नमेंट से, US फेडरल रिजर्व बैंक से आपने कोई क्या परचेज किया है? बॉन्ड परचेज किया है, ट्रेजरी बॉन्ड परचेज किया है। और अगर US गवर्नमेंट डिफॉल्टर हो जाती है तो क्या उस बॉन्ड के लिए, क्योंकि बॉन्ड में अपने पैसा, डिफॉल्टर मतलब क्या होगा कि वो लोन पे नहीं कर पाएगी जो बॉन्ड होल्डर्स होंगे, जो ट्रेजरी बॉन्ड होल्डर्स होंगे। जैसे मान लो कि आपने इंडियन गवर्नमेंट का GSEC परचेज किया है,
आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया है और आपके पास जीसेक है और गवर्नमेंट डिफॉल्टर हो गए, जैसे अभी हुआ था श्रीलंका में ना, समस्या आई थी, ये डिफॉल्टर हो गई थी श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो उस समय क्या होगा, तो क्या आपको दावा करने का, क्लेम करने का, गवर्नमेंट पे केस करने का राइट है? वही ये दे रहा है कि क्या इफ द यूएसए वर टू डिफॉल्ट ऑन डेट, कर्जों पर डिफॉल्ट हो जाए, डिफॉल्ट मतलब कर्जा पे नहीं करना। हम लोग अगर बैंक से लोन लेते हैं और कर्जे को पे नहीं करते तो हम डिफॉल्टर हो जाते हैं बैंक के, तो क्या बैंक हम पे क्लेम नहीं कर सकता है? बैंक हमारे प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर सकता है? वैसे ही कह रहा है कि डिफॉल्ट ऑन डेट होल्डर्स ऑफ द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट। क्या नहीं कर सकते हैं, ये कह रहा है। सेकंड कहता है क्या, स्टेटमेंट 2, द यूएस गवर्नमेंट डेब्ट्स इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। यानी यूएस सरकार का ऋण कोई मूर्त, यानी हार्ड, मूर्त मतलब विजिबल जो दिखता है, कोई एसेट्स, कोई प्रॉपर्टी, परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। यानी जो गवर्नमेंट लोन लेती है, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को समझ लो, जो गवर्नमेंट ने जीसेक आपको बेचा है और लोन लिया है, तो गवर्नमेंट ने कोई कहा है क्या कि अगर मैं लोन नहीं पे कर पाएंगे हम लोग, मतलब गवर्नमेंट अगर लोन नहीं पे कर पाएगी तो क्या गवर्नमेंट ने कही है कि प्रॉपर्टी बेचकर आपको लोन देंगे, चुकाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल विश्वास पे होता है। गवर्नमेंट जब बोरोइंग करती है ना, तो जनरली गवर्नमेंट असेट्स को दे करके, मॉर्गेज करके लोन नहीं लेती है। जैसे हम लोग मान लो होम लोन लेते हैं, तो क्या होम लोन का रूल है कि अगर आपने होम लोन को नहीं पे किया तो बैंक क्या करेगा, आपके बिल्डिंग को, आपके मकान को सीज कर लेगा, कुर्की कर लेगा और अपने लोन की रिकवरी करेगा। आपने गाड़ी पे लोन लिया है, कार पे लोन लिया है, अगर बैंक के कार के लोन को नहीं चुकाएंगे बैंक को, तो बैंक आपके कार को सीज कर सकता है। इसे कहते हैं कि किसी असेट्स के अगेंस्ट में उसका रिकवरी होना। अगर असेट्स आपने लोन नहीं पे किया तो बैंक उस असेट को लेकर के अपने लोन का रिकवर कर लेगा। वही पूछा, क्या यूएस गवर्नमेंट किसी असेट के अगेंस्ट में लोन लेती है या सिर्फ ये फेथ ऑफ द गवर्नमेंट होता है? तो बिल्कुल कोई भी गवर्नमेंट जो है वो कोई असेट्स दे करके लोन नहीं लेती। जनरली वो क्या होता है, फेथ पे काम करती है, फेथ पे चलता है। यानी कि आप बात करते हैं स्टेटमेंट की, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि आप जो है क्या कर सकते हैं, जो भी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के होल्डर्स हैं, अगर यूएस गवर्नमेंट ने लोन नहीं पे किया तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं, आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, अपने दावों का प्रयोग कर सकते हैं। एक लीगल बॉन्ड होता है, कानूनी बॉन्ड होता है, जो धारकों का अधिकार होता है, बॉन्ड होल्डर्स को पावर होता है कि अगर गवर्नमेंट ने लोन नहीं पे किया तो आप गवर्नमेंट से उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। जैसे इंडिया में भी है, आप अगर जीसेक रखे हुए हैं और गवर्नमेंट ने नहीं दिया, आपका लोन वापस किया, तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जा सकते हैं, अपने राइट का, अपने पावर का उपयोग कर सकते हैं। यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई मॉर्गेज करके, कोई असेट रख करके लोन नहीं लेती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सिर्फ फेथ पे काम करती है, फुल फेथ एंड क्रेडिट कहते हैं इसको, यानी विश्वास पे चलता है। गवर्नमेंट को भी इतना तो विश्वास हम लोग कर सकते हैं, गवर्नमेंट डिफॉल्टर नहीं होगी, और खासकर यूएस और अमेरिका जैसी गवर्नमेंट तो इतनी डिफॉल्टर नहीं हो सकती है कि न दे, है ना। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अब नीचे दिया गया, बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो पहला तो स्टेटमेंट 1 ही इनकरेक्ट हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट आर बोथ आर करेक्ट, ये भी रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट 1 ही हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। इसलिए स्टेटमेंट डी जो है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। कथन 1 सही है, सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। यानी 10th का जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि ये आपका एक कंसेप्ट भी हुआ, और यूएस का है, इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के लिए भी वही चीज़ हम लोग मानेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें भी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है। थोड़ा कंसेप्चुअल समझते हैं इसको भी।
पहला स्टेटमेंट है सिंडिकेटेड लेंडिंग। अब ये समझेंगे क्या होता है। स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक का जोखिम बढ़ाता है। अभी समझाता हूं इसको। फिर स्टेटमेंट 2 दिया गया है। स्टेटमेंट 1 को पहले समझ लेते हैं, स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। क्या होता है सिंडिकेटेड लेंडिंग? सिंडिकेटेड लेंडिंग क्या होता है? सिंडिकेटेड लेंडिंग होता है कि जब कई सारे लोग, जैसे हिंदी में कहते हैं सामूहिक ऋण, सामूहिक उधार, यानी कई सारे बैंक मिल करके किसी एक आदमी को लोन देते हैं। बेसिकली बिजनेस लोन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस लोन होते हैं। जैसे माल्या थे, विजय माल्या, उनको कई बैंकों ने मिल के लोन दिया है। मान लो माल्या को 1000 करोड़ रुपए के लोन की आवश्यकता है, एक बैंक उसको नहीं दे पाएगा, एक बैंक को उतना पैसा नहीं होता है, तो आरबीआई ने रूल बनाया कि 4-5 बैंक मिल करके आप उनको फाइनेंस कर दीजिए, आप उनको लेंडिंग कर दीजिए। सो जब 2 या 2 से अधिक 2 और मोर लेंडर्स ज्वाइंटली प्रोवाइड्स लोन टू वन बोरोवर्स, जब 2 या 2 से अधिक जो लेंडर हैं, ऋणदाता है, वो एक साथ मिल करके किसी उधार लेने वाले व्यक्ति को, जो कर्जदार है, उसको लोन देते हैं। ये तब होता है जब लोन अमाउंट बहुत बड़ा होता है और एक बैंक उसको नहीं दे पाता है, उस समय ये यूज़ किया जाता है और ये काइंड ऑफ बिजनेस लोन है। तो क्या कहता है कि क्या ये रिस्क बढ़ाता है? तो बिल्कुल सही है। जब सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस द मल्टीपल लेंडर्स। तो अगर मान लीजिए रिस्क क्या पूछता है कि क्या उधार सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक का जोखिम बढ़ाता है? बिल्कुल। यहाँ पे क्या, अगर जिसने पैसा लिया है, बोरोवर जो लोन लिया है, वो अगर लोन नहीं पे किया तो एक साथ कई लेंडर्स को, कई बैंकों पर उसका इम्पैक्ट होगा। मान लो कि एक बैंक ने लोन दिया है और आप उस लोन को नहीं पे करते, उसका असर सिर्फ एक बैंक पे होगा। लेकिन अगर एक बैंक ने नहीं, 3-4 बैंकों ने मिलकर लोन दिया है और तब अगर बोरोवर लोन नहीं पे करता है, तो डेफिनेटली उसका असर जो है ज़्यादा बढ़ेगा और वो सभी लेंडर्स पर, सभी बैंकों पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। यानी स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है, ये रिस्क जो है बढ़ाता है, जोखिम बढ़ाता है। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड कह रहा है कि द सिंडिकेटेड लोन कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट लम सम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन। अब सिंडिकेटेड लोन और क्रेडिट लाइन में क्या अंतर होता है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो नाम सुना आप लोगों ने कभी, क्रेडिट लाइन। देखो सिंडिकेटेड लोन क्या हो गया कि सब 2 से अधिक लेंडर्स जो है एक साथ अपने पैसे को किसी एक आदमी को लोन देते हैं, किसी एक बोरोवर को लोन देते हैं, तब जब लोन की जो लिमिट होती है, लोन की रिक्वायरमेंट जो होती है, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्रेडिट लाइन क्या होता है, ये कुछ अलग होता है। क्रेडिट लाइन के अंदर लिमिट होता है। जैसे क्रेडिट कार्ड क्या है, एक लिमिट है, आपको बैंक ने दे दिया 1 लाख का क्रेडिट कार्ड, आप उतने पैसे तक निकाल सकते हैं या शॉपिंग कर सकते हैं, और जब भी उसका टेन्योर होगा, टाइम होगा, उस टाइम को उस पैसे को जमा होगा। तो क्रेडिट लाइन एक लाइन है, एक लिमिट है, जिसके अंदर बैंक आपको देता है फैसिलिटी। एक काइंड ऑफ फैसिलिटी है, लोन नहीं है। सिंडिकेटेड लेंडिंग एक लोन है, जो लोन अमाउंट दिया जाए लमसम में, एक साथ 1 लाख 10 लाख, इतना 1 लाख 10 लाख नहीं, बड़े अमाउंट होते हैं, 2-4-100,000 करोड़ होते हैं, बड़े अमाउंट होते हैं। तो सिंडिकेटेड लेंडिंग जब एक साथ एक ही बार लमसम में पैसा एक बैंक जो है, कई सारे बैंक जो मिल करके किसी बोरोवर को दे देते हैं, तो हो जाएगा सिंडिकेटेड लेंडिंग। लेकिन जब कोई बैंक जो है एक लिमिट लगाता है किसी अपने कस्टमर को, चाहे वो क्रेडिट कार्ड देता है, चाहे होता है ओडी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़, ये बैंक टर्म यूज होता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि किसी बड़े बड़े अच्छे गुड कस्टमर को बैंक जो है एक देता है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी होगा तब भी आप पैसा विड्रॉ कर लेंगे कुछ दिन के लिए, और जैसे पैसा आपके पास अकाउंट में आएगा बैंक उससे काट लेगा। जैसे मान लो कि आप कोई बिजनेसमैन है, ओडी की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे मान लो आप कोई बिजनेसमैन है, आप कोई पेट्रोल पंप चलाते हैं, तो डेफिनेटली उसमें क्या होता है, पैसे का बहुत लेन देन होता है। कई बार आपको चेक देना होता है किसी को, अकाउंट में पैसे नहीं है, तो बैंकों ने अपने गुड कस्टमर के लिए किया कि मान लो आपने किसी को 10 लाख चेक दे दिया और आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं,
2 लाख रुपए हैं और आप चेक बाउंस हो जाएगा तो आप बिजनेसमैन तो क्रेडिट खराब हो जाएगा। लेकिन बैंक जानता है इक्का लोग इसका 10 लाख रुपए फिर आ जाएगा, तो बैंक आपको दिया है फैसिलिटी कि कोई बात नहीं, अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, आपने 10 लाख का चेक दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम आपके 10 लाख का चेक क्लियर कर देंगे और 8 लाख आप पे कर्जा हो गया। और जैसे ही कल चाहे परसों 2 दिन बाद 4 दिन बाद जब भी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तो उस 8 लाख रुपए को हम काट लेंगे और जो भी उतने दिन का इंटरेस्ट होगा इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। इससे क्या होता है, बैंक को भी फायदा होता है कि इंटरेस्ट मिल गया और कस्टमर को फायदा होता है, उसका चेक बाउंस नहीं हुआ, है ना। तो ओडी दिया था, तो एक लिमिट होता है। तो क्रेडिट लाइन जो है एक ओडी है, एक वो क्रेडिट कार्ड है जिसमें बैंक जो है अपने कस्टमर को एक लिमिट देता है, उससे ज़्यादा उतने तक आप लोन ले सकते हैं। ये दोनों अलग अलग होते हैं। लेंडिंग जो सिंडिकेटेड लेंडिंग है वो लमसम में होता है और ये जो है क्रेडिट लाइन का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। यानी ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट हो गए हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, क्या दिया गया ऑप्शंस, बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। दोनों करेक्ट हैं, लेकिन क्या स्टेटमेंट 1 जो है 2 जो है स्टेटमेंट 1 का सही से एक्सप्लेनेशन है, सही से व्याख्या है, जो हिंदी में कहते हैं हम लोग, ठीक है। जबकि सेकंड कह रहा है, तो ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट दोनों करेक्ट तो हैं लेकिन 1 और 2 में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट जो ऑप्शन ए होगा वो सही बिल्कुल नहीं होगा। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 डजंट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। यानी 1 और 2 दोनों सही तो हैं किंतु कथन 2 जो है कथन 1 का व्याख्या नहीं करता है। तो बिल्कुल दोनों सही हैं, क्योंकि सी और डी में क्या है, एक करेक्ट है करेक्ट नहीं है, तो सी और डी तो होगा नहीं। करेक्ट मैंने कहा दोनों है, लेकिन क्या 2 जो है 1 की व्याख्या करता है, तो बिल्कुल नहीं, 1 और 2 में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए वो व्याख्या इसका नहीं करता है। यानी कि बी जो है वो राइट आंसर होगा। हिंदी वाले लोग ये क्रेडिट लाइन यहाँ भी लिखा हुआ है ऋण व्यवस्था, ये सब शब्द नहीं जानिएगा, क्रेडिट लाइन ही आपका चल जाएगा, वही ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें हमने क्रेडिट लाइन जाना, इसमें हमने ये सामूहिक उधारी जाना और सिंडिकेट लेंडिंग इंग्लिश में कहते हैं वो जाना, ठीक है। तो ये हो गया, ज़्यादा हो रहा है ना, कई सारे कंसेप्ट है ना, दिक्कत हो रही है आप लोगों को, ठीक है, कोई बात नहीं, पानी पी लो। फिर हम लोग जो 11th के बाद 12th क्वेश्चन से करते हैं थोड़ा सा और भी रिफ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि कई कई टर्म दिए ना, यहाँ वहाँ के टर्म दिए तो थोड़ा दिक्कत होती है। लगातार क्लास में 3 घंटे पढ़ लो, लेकिन यहाँ टर्म दिए हुए हैं ना, तो इसीलिए इसका रिकॉर्डिंग जब होता है तो एक बार मैं कर देता हूँ मैं, लेकिन जो क्लास में बैठा हूँ थोड़ा सा आप लोगों को बार बार दिक्कत हो रही है, इसलिए ब्रेक दे देते हैं, 5 मिनट का पानी पी लो, फिर हम 12th क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए बाय।